Hello, my dear students. Welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज का सेशन है मेटलर्जी का फोर्थ पार्ट। मेटलर्जी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है ये चैप्टर और बहुत प्रॉब्लम होती है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस एंड सजेशन फॉर दिस चैप्टर इज कि छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ो बट मेक इट अ थरो प्रेपरेशन। पूरा समझ में आना चाहिए जो भी पार्ट आपने पढ़ा है। अगर आपने आज एक पॉइंट पढ़ा है वो एक पॉइंट समझ में आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, इतना समझ में आना चाहिए कि किसी और को पढ़ा सको। अगर कोई और नहीं मिल रहा है जिसे पढ़ाना है, कोई दोस्त भी नहीं मिल रहा है या एम्बैरेसमेंट है, अपनी मम्मा या पापा को बिठाओ, ठीक है, मॉम या डैड को बिठाओ, उन्हें एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, और उन्हें जो समझ में ना आए उनको बोलो आप पूछो। आप अगर 5-5 मिनट भी उनके साथ बैठ के अपना एक एक पॉइंट भी उन्हें समझा दोगे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और स्पेसिफिकली इन चैप्टर लाइक मेटलर्जी, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट किसी और को समझा सकते हो जिसे केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट वुड बी अमेजिंग, दैट वुड हेल्प यू ग्रो योर बेसिक्स वेरी वेल। और पूरा मेटलर्जी आपका टिप्स पे होगा और आपके पेरेंट्स का भी। सो I hope this advice helps you and let me know if this helped you out and you can comment in the comment box below. अगर और कोई डाउट है you can reach out to me at psclassesicsc@gmail.com. Now, without wasting any time, let's get started for today's session. Alright students, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमें स्टार्ट करना है 7.7 के पार्ट से। तो 7.7 में जो ये बेसिक आइडिया है ना एक्टिविटी सीरीज का, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पिछले सेशन में टुवर्ड्स द एंड 5 मिनट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1 से। बट फिर भी आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि जो हमारी पूरी एक्टिविटी सीरीज है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तीनों जो सेक्शंस हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। किसी का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, किसी का मीडियम स्ट्रेंथ है और किसी का बहुत वीक है। सो इसी वजह से जब आप उस ऑक्सीजन को उसमें से निकालने का प्रोसेस करते हो, दैट इज रिडक्शन ऑफ योर मेटल ऑक्साइड्स, तो उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है बेस्ड ऑन कि जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें आप कौन से मेटल को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, एकदम टॉप वाले, बहुत तेज। ठीक है, इन मेटल्स को मैं बहुत तेज बच्चे कहती हूँ, बहुत तेज बच्चे हैं, अगर दोस्ती कर लेंगे तो तोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, आसान तरीकों से तोड़ेंगे ही नहीं। घर वाले पीट लो, कुछ भी कर लो, पीटने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। अगर कभी भी मैं आपसे किसी भी रेफरेंस में बोल रही हूँ कि घर वाले पीट रहे हैं, मतलब आप उसे रिड्यूस कर रहे हो। रिड्यूस मतलब आपके घर वाले हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन या हाइड्रोजन, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, और ये आपसे क्या करेंगे? सॉरी, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ये क्या करना चाहते हैं? ये आपके रिडक्शन करना चाहते हैं। तो अब जब आपका रिडक्शन होना है, दैट मीन्स आपको ऑक्सीजन उसमें से रिमूव करना है, तो घर वाले पीटेंगे। जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, ये क्लास के वो जिद्दी बच्चे हैं जिन्होंने दोस्ती कर ली तो कर ली, घर में पिट के भी आ जाएंगे पर दोस्ती नहीं टूटेगी। ठीक है, तो इनको अलग करने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आप इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से इनको सेपरेट आउट कर सकते हो। आप इसको कह सकते हो ऐसा कि दोनों बच्चों को अलग अलग शहर में स्कूल्स में भेज दिया है, बोर्डिंग स्कूल्स में, तब तो दोस्ती टूटेगी। ठीक है, तब तो फोन भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा कनेक्ट करने के लिए। फिर भी करना चाहेंगे तो ठीक है, चिट्ठियां लिख लेंगे एक दूसरे को, पर आज के टाइम में वो कोई नहीं कर रहा। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट वे। जिद्दी बच्चे हैं, मारपीट कर ली, रिड्यूसिंग एजेंट दे दिए, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग होने को तैयार नहीं है। आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब दोनों बच्चों को अलग अलग शहर में हॉस्टल्स में रख दो स्कूलिंग के लिए। ठीक है, तो दोस्ती टूटेगी। अब ऑक्साइड्स, अब दोबारा रीड करते हैं इसको। ऑक्साइड्स ऑफ हाईली एक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम have great affinity towards oxygen and so cannot be reduced by common reducing agents like coke. coke क्या है? प्योर कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। आप, आई होप आपको यह एग्जांपल आप अप्लाई कर पा रहे हो अपने दिमाग में कि आपके ये जिद्दी बच्चों के नाम हो गए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आपके घर वालों के नाम है कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट है वो,
आपको पीट पाट के अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू हैव अ ग्रेट दोस्ती, ग्रेट दोस्ती मतलब ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, आप अलग नहीं होगे। These metals are obtained by electrolytic reduction, बहुत ज्यादा strong actions लेने पड़ते हैं, of fused metallic salts, halides or oxides using inert electrodes. Cathode is usually made of iron and anode of graphite. तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब है बहुत ही छुप छुपा के ये प्रोसेस किया जाएगा, जिसमें इन्हें अलग अलग स्कूल्स में एडमिशन कराया जाएगा, क्योंकि बहुत तेज लोग हैं, इन्हें पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो पोटेशियम है, पोटेशियम के साथ क्या होगा, पोटेशियम के पास जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड। फ्यूज पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब पिघली हुई, उसमें आप पानी भी ऐड नहीं करोगे, ठीक है, पिघली हुई पोटेशियम ब्रोमाइड। तो के बी आर को आपने ब्रेक किया, के प्लस प्लस बी आर माइनस, दो दोस्त को लिया, पहले दो की दोस्ती तोड़ी। दो की दोस्ती कैसे तोड़ी, कैटायन जो कैटायन है उसके पास एनायन को भेजा, तो यू गॉट के प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन के। रिएक्शन एट एनोड, ब्रोमीन में से एक इलेक्ट्रॉन गया, बी आर बना, फिर बी आर प्लस बी आर बना बी आर टू, दैट इज ब्रोमीन गैस। ठीक है, तो सबसे पहले दो दोस्तों को लिया, दैट वाज पोटेशियम और ब्रोमीन, पहले इनसे बोला पहले तुम आओ, पहले तुम दोनों को अलग करता है, इन दोनों को अलग अलग जगह भेज दिया। फिर उन्होंने दूसरा सेक्शन उठाया, सोडियम। सोडियम कैसे, सोडियम इज फ्यूज्ड किसके साथ, सोडियम क्लोराइड। जहां भी फ्यूज है इसका मतलब आप उसे मेल्ट करके यूज कर रहे हो, आप उसके अंदर और कोई पानी वानी ऐड नहीं कर रहे। इसका रिएक्शन कैसे आएगा, NaCl, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। फिर आपने इन दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे भेज दिया, मतलब अलग अलग शहर भेज दिया। रिएक्शन एट कैथोड, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Na आ गया, क्लोरीन माइनस वन इलेक्ट्रॉन Cl आ गया, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस बन गई। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। फिर मूविंग ऑन, ऐसे ही आपका कैल्शियम के साथ भी होगा। तीसरा बच्चा है कैल्शियम। कैल्शियम का रिएक्शन जो फ्यूज्ड स्टेट है वो है क्लोराइड के साथ, तो CaCl2, आपका प्लस, क्लोरीन माइनस, तो Ca2 प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम आ गया। फिर आप एनोड पे जाएगा क्लोरीन, तो Cl2 आ गया। रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब पानी के साथ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप पानी के साथ उसमें H प्लस आयन ऐड कर देते हो और एक आपका कैल्शियम आयन आ गया Ca2 प्लस, तो इन दोनों में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हाइड्रोजन को मिल जाता है। तो आप वो नहीं चाहते, आप चाहते हैं आपको कैल्शियम ही मिले। तो कैल्शियम ही मिलने के लिए आप मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड यूज करोगे, एक्वस यूज नहीं करोगे। और ऐसा ही तीनों मेटल्स के साथ है। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करेंगे तो आप उसमें भी और डिटेल देखोगे कि एल्यूमिनियम भी ऐसे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं। मीडियम मतलब कौन से, जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब पढ़ाई में सीरियस भी हैं, थोड़े मस्तीखोर भी हैं, पर अगर घर वालों ने डांट दिया तो हाँ दोस्ती भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो ये दीज स्टूडेंट्स आर द वंस जो टीचर्स की बात भी मान के चलते हैं और पेरेंट्स की बात भी मान के चलते हैं, बट हाँ साथ में मस्ती भी करते हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कौन कौन है, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एटसेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव। दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स एग्जिस्ट करेंगे ये। अगर सल्फाइड्स होंगे तो हम करेंगे रोस्टिंग, अगर कार्बोनेट्स होंगे तो हम करेंगे कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। अब सल्फाइड अगर है उसको आप कन्वर्ट करोगे ऑक्साइड में बाय हीटिंग इन एक्सेस एयर। एक्सेस एयर मतलब ओपनली आप उसे हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इसे बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, अब हम इसमें क्यों कर रहे हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट, क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान होता है। तो ZnS मतलब जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो जिंक ऑक्साइड आएगा और SO2 आएगा। यही एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपका रोस्टिंग के अंदर भी था, विच इज राइट हियर। ठीक है, तो रोस्टिंग के अंदर सेम एग्जाम्पल था, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब अगर आपका कार्बोनेट है, द कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। जब कार्बोनेट को ऑक्साइड बनाना है तो आप कैल्सिनेशन करेंगे, ZnCO3, और ये होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। तो ZnCO3 को आपने हीट किया, यू गेट ZnO प्लस CO2। अब जब ये मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये मिडिल रेंज वाले हैं, तो ये मिडिल रेंज वाले ऐसे होते हैं जो कि आपके रेगुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज आराम से हो जाते हैं। अगर घर वालों ने बैठ के समझाया और बोला कि भाई ऐसे करना है ऐसे करना है, थोड़ा बहुत डांट दिया, तो हाँ ये बात मान जाएंगे इमीडिएटली।
ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, दोस्ती तोड़ देंगे। तो ZnO and coke are heated in retort by producer gas CONN2 to get zinc splitter। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, ZnO को आप कार्बन, ये जो C वाला होता है ना, सिंगल C, इसको कोक बोलते हैं, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसे आप 1400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो जिंक स्प्लेटर आ जाएगा अलग से, स्पेल्टर, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अलग अलग रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। ओके, अब जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन के साथ कंबाइन मतलब इनसे रिड्यूस नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी भी अच्छी दोस्ती है। तो आपको लिटरली किसी हायर फैमिली मेंबर को इंक्लूड करना पड़ता है टू ब्रेक दिस दोस्ती। और ये हायर मेंबर ऑफ द फैमिली कुड बी अ ग्रैंड डैड, ग्रैंड मॉम, एनीबडी इन हायर पोजीशन इन द फैमिली, या ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड, या मान लो घर के पापा, आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, पापा का इन्वॉल्वमेंट। तो अगर रेगुलर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा, उसको चाहिए स्ट्रॉन्ग, कोई डांटे एकदम तरीके से, उसे समझाए कि क्या कर रहे हो ये, तब वो अपना ऑक्सीजन को छोड़ेगा। और वो जो है जो मैं आपको हायर अथॉरिटी कह रही हूँ, वो है कार्बन, क्योंकि जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो उसमें से ऑक्सीजन खींच लेगा। Therefore, zinc oxide is reduced only by heating with carbon, which is a stronger reducing agent as compared to carbon monoxide and hydrogen. फिर iron, lead, copper, iron, lead and copper are obtained by the reduction of their oxides with carbon, carbon monoxide and hydrogen. जो इसके अलावा, जिंक के अलावा जो आपके मेटल्स हैं, आयरन, लेड, कॉपर, ये तरीके से रिड्यूस हो जाते हैं अगर आप बाकी भी यूज करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन यूज करोगे तो उनसे भी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जो पॉइंट 2 है ये बहुत अच्छे से समझना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं और थोड़े ज़्यादा स्टेप्स और चीज़ें हैं इसमें। तो मैं पूरा समझाने के बाद एक बार पॉइंट नंबर 2 फिर से रिपीट करूंगी ताकि यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब मान लीजिए, अब मैंने आपसे क्या कहा था, आयरन, लेड और कॉपर ये बाकियों से भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स की यहाँ बात करते हैं, कार्बन मतलब कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO एंड हाइड्रोजन गैस, इन 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं। जो जिंक है वो सिर्फ कार्बन से ही रिड्यूस हो पाता है, क्योंकि जो बाकी दोनों है वो उसकी ऑक्सीजन के साथ जो दोस्ती है वो नहीं तोड़ पाते, मतलब जिंक की जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है उसको ओवरकम नहीं कर पाते। इसी वजह से हम कार्बन को अकेला यूज करते हैं। जो हमारे बाकी मेटल्स हैं, आयरन, लेड और कॉपर, ये तीनों इन तीनों से रिड्यूस हो सकते हैं। तो जो इक्वेशंस हैं ये उसी की हैं। अगर आयरन ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करोगे तब भी हो जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड से करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, हाइड्रोजन से करोगे तो वाटर बन जाएगा। वैसे ही आपके बाकी दोनों एग्जांपल्स पूरे पूरे दे रखे हैं, PbO और CuO। ठीक है, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब एक और चीज यहाँ पे, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही तेज बच्चे हैं क्लास के, भाई साहब बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, एकदम टॉप वाले कौन से हो गए, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, बहुत तेज बच्चे हैं ये तेज इतने हैं कि चाहे अपनी दोस्ती तोड़े न तोड़े पर किसी और की दोस्ती तोड़ने में जरूर उंगली कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है और ये एल्यूमिनियम, पोटेशियम ये सब ऊपर है, ये इसमें से ऑक्सीजन को खींच सकते हैं। मतलब अगर इन्होंने देखा कि बहुत अच्छी दोस्ती जा रही है, मुझे पसंद नहीं आ रही, तो ये उससे भी ऑक्सीजन खींच सकते हैं। तो जो तेज वाले बच्चे हैं ना, ये बहुत ज्यादा ही तेज हैं। इसकी कैटेगरी दिमाग में चपा के, मतलब नॉट चपा के, दिमाग में चिपका के रखना। ठीक है, कि जो बच्चे हैं जो तेज है ना, ये किसी और की दोस्ती भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको भी चालाकी से अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन बहुत पसंद है, तो ढूंढ ढूंढ के ऑक्सीजन ले आएंगे। ठीक है, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाई रिएक्टिव है उनको भी हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो इतने स्ट्रांग है कि मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स है उसको डिस्प्लेस करके उसका ऑक्सीजन ले सकते हैं। अब जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल यूज किया है वो है मैंगनीज ऑक्साइड का। सो MnO2 के साथ अगर आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हो तो मैंगनीज अलग हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो टेक्निकली हुआ क्या, आपका जो मैंगनीज ऑक्साइड है उसको आपने मेटल में कन्वर्ट कर दिया और ऑक्सीजन उसमें से निकल गया। यही आपका टारगेट था, और ये करा किसने काम, एल्यूमिनियम ने करा। एल्यूमिनियम है कौन, बहुत ही तेज एलिमेंट, मेटल है अपना, तेज वाले बच्चों की कैटेगरी में।
because they can displace metals of lower reactivity from their compounds. For example, in order to obtain manganese, its oxide is heated with aluminium powder. Aluminium is a powerful reducing agent. When a mixture of aluminium powder and iron oxide is ignited, the latter is reduced to metal. This process is called एल्यूमिनियोथर्मी. मतलब कि अगर आपको आयरन को भी रिड्यूस करना है इसमें से, तो अगर एल्यूमिनियम पाउडर को और आयरन को साथ में कंबाइन करते हो, तो जो आपका आयरन है वो भी इससे रिड्यूस हो जाता है. तो Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, तो आपका आयरन आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया. और जो ये एल्यूमिनियम के साथ जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एल्यूमिनियोथर्मी कहते हैं. ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए और ये इक्वेशन उसके साथ में पता होनी चाहिए. आई बात समझ? These displacement reactions are highly exothermic. बहुत आग बबूला होता है, बहुत हीट निकलती है, क्योंकि हैं तो तेज बच्चे, पर आसानी से तो नहीं मानेंगे ना. गुंडे टाइप बच्चे हैं ये, खींच के निकालते हैं, तो लड़ाई तो होगी होगी, हीट तो जनरेट होगी. These displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved produces metals in the molten state. मतलब ऐसा सोचो कि जिसकी दोस्ती तोड़ते हैं ऑक्सीजन से, वो बिल्कुल ही पिघल जाता है, बिल्कुल रो पड़ता है भाई, बिल्कुल ही परेशान कर देते हैं उसको, इतनी हीट जनरेट हो जाती है. चलिए भाई फटाफट सेकंड पॉइंट को रिपीट करते हैं. सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से सुन लो तो ध्यान से सुनो. सेकेंड पॉइंट में हम उन मेटल्स की बात कर रहे हैं जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं. मीडियम रिएक्टिविटी वाले वो बच्चे जो क्लास में भी ध्यान देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, पर घर वालों की बात भी मानते हैं. अगर घर वालों ने बोला कि ये दोस्ती सही नहीं है, तो वो दोस्ती भी तोड़ देते हैं. और घर वाले कौन है? घर वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट. 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स की हमने बात करी थी, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. और कई बार जो ये तेज बच्चे हैं, जो टॉप लाइन बच्चे हैं, वो तेज बच्चे भी रिड्यूसिंग एजेंट बन सकते हैं, वो भी दोस्ती ब्रेक करवा सकते हैं. अब मान लीजिए द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर जिंक, आयरन, लेड, कॉपर. अब जिंक मिडिल कैटेगरी में है, पर फिर भी जिंक की दोस्ती ऑक्सीजन से इतनी स्ट्रांग है कि कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट ही होगी तभी जाके वो उसे छोड़ेगा. मतलब कार्बन, प्योर कार्बन, एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट को आप अगर बीच में लाओगे, तभी वो अपने ऑक्सीजन को छोड़ेगा. जो मिडिल लेवल आपके मेटल्स होते हैं, ये दो टाइप से एग्जिस्ट कर सकते हैं. ये एग्जिस्ट कर सकते हैं एज अ सल्फाइड, दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ कार्बोनेट. अगर ये मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए एक चार्ट बना देती हूँ, बिकॉज इफ यू हैव अ चार्ट इट वुड बी सो मच इजी फॉर यू टू मेमोराइज इट. So let's just put in a blank page right in here. चलिए, तो अब हम जब सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बहुत आराम से सुनना, और अगर किसी को लग रहा है ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज स्किप थ्रू द वीडियो टुवर्ड्स द एंड, जहां आपको समझना हो. जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से समझना है, वो बच्चे स्टे हियर विद मी. जो आपका सेकंड कैटेगरी है, दिस इज मिडिल रिएक्टिविटी. ठीक है, मिडिल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. अब इसमें आपके कौन कौन से हैं? यू हैव जिंक, यू हैव कौन कौन से हमने लिए थे? जिंक, आयरन है, देन यू हैव लेड होगा, जिंक, आयरन है, लेड है, और कौन है? कॉपर ले लो. ठीक है, ये आपके मिडिल कैटेगरी के आ गए. अब आपके जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो कौन कौन से हैं? कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, और रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम. ठीक है, अब हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो मिडिल कैटेगरी है, दे एग्जिस्ट, मतलब जो मेटल्स हैं मिडिल कैटेगरी के, दे एग्जिस्ट इन 2 कैटेगरीज. ठीक है, या तो दे विल एग्जिस्ट एज अ सल्फाइड, या फिर दे विल एग्जिस्ट एज अ कार्बोनेट. सबसे पहली बात तो ये समझना, अगर सल्फाइड में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आप रोस्टिंग करोगे. अगर कार्बोनेट में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आप कैल्सिनेशन करोगे. अब अगर मान लो आपके पास जिंक है, ठीक है, और जिंक एज अ सल्फाइड एग्जिस्ट करता है. अगर जिंक सल्फाइड एग्जिस्ट करता है, आपने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया. कैसे किया? आपने इस पे रोस्टिंग करी. जब आपने इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड को छुड़ाने के लिए उसमें से आप इसमें कार्बन को यूज करोगे, मतलब कोक, दैट इज सी. ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी रिड्यूसिंग एजेंट्स इसकी दोस्ती नहीं छुड़ा पाते ऑक्सीजन के साथ, तो देन यू गेट जिंक. ठीक है,
अब दूसरी चीज पे आ जाओ, जो आपके बाकी एलिमेंट्स हैं, मान लो लेड है, आयरन है, कॉपर है, ये तीनों कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स, अब ये आपके किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड में, ठीक है, ये तीनों ऑक्साइड है, ये किसी की भी हेल्प से मूव हो जाएंगे, कार्बन हो या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो या हाइड्रोजन हो, तीनों से ही ये मेटल दे देंगे, मेटल मतलब ऑक्साइड ड्रॉप हो जाएगा, तो यू विल गेट लेड, आयरन या कॉपर, ठीक है। अब जो आपके एक्टिव मेटल्स हैं, मान लीजिए आपके पास है, कौन सा एग्जांपल लिया जाए यहाँ से, मान लीजिए आपके पास है मैंगनीज और आयरन, ठीक है। अब जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आपके पास मैंगनीज है, ठीक है, सो मैंगनीज इज MnO2, मैंगनीज है और आपका Fe2O3, इन दोनों को आप एल्यूमिनियम की मदद से रिड्यूस कर सकते हो। जब एल्यूमिनियम पे आप इनको रिड्यूस कराते हो तो यू गेट मैंगनीज एंड यू गेट आयरन, और ये इतना हीटेड होता है, प्लस कैसे लिखते हैं, अ लॉट ऑफ हीट, ठीक है, ये इतना ज्यादा गर्मा गर्मी के बाद रिएक्शन कंप्लीट होता है कि ये जो दोनों आपके मेटल्स आते हैं ये मोल्टन स्टेट में आते हैं। एक और चीज अपने नोट्स में लिखना कि जो आयरन और एल्यूमिनियम वाला जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एल्यूमिनियोथर्मी, ठीक है। सो दिस इज योर एंटायर सेकेंड पॉइंट, आई होप आई वॉज एबल टू टेल यू एवरीथिंग। अगर आप इस पॉइंट को इस तरीके से एक पेज पे लिख लोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसी चीज को आप छोटे से पोस्ट इट नोट पे छोटा सा चार्ट बना के अपनी बुक में भी लगा सकते हो या अपने नोट्स के रजिस्टर में लगा सकते हो। सो दिस इज नोन एज पोस्ट इट्स वाली मेकिंग नोट्स, क्योंकि दो तीन तरीके की नोट मेकिंग होती है, दे आई मेक अ वीडियो ऑन विच कि आप अपने नोट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे बना सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। आप एक छोटे पोस्ट इट पे ये पूरा एक छोटा चार्ट बनाओ और जहां बुक में आप पढ़ते हो वहां सेकंड पॉइंट के ऊपर लगा दो। सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया फॉर इट। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट बहुत आसान है। थर्ड पॉइंट आसान क्यों है? थर्ड पॉइंट है उन मेटल्स के ऊपर जो हैं बहुत ही लो रिएक्टिविटी वाले, मतलब एकदम सीधे वाले बच्चे। ये इतने सीधे बच्चे हैं कि किसी ने हप भी कर दिया ना इन्हें तो ये अपना ऑक्सीजन छोड़ के भाग जाएंगे, मतलब दोस्ती तोड़ के भाग जाएंगे, भाई ये तो डांटता है, ठीक है। ये वो वाले मेटल्स हैं। तो जो आपका हप वाली बात है ना, हप मतलब थोड़ी सी हीट दे दो, वही काम हो जाता है इनका, ठीक है। तो metals low in activity series are very less reactive. The oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone. बस हीट कर दो और कुछ देने की भी जरूरत नहीं है, इन्हें कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, मतलब किसी पेरेंट को इन्वॉल्व ही नहीं करना दोस्ती तोड़वाने के लिए। अगर किसी जिससे दोस्ती है अगर वहीं पे थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई ये छोड़ के भाग जाएंगे, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये जस्ट सुपर इंट्रोवर्ट सुपर सेंसिटिव पीपल, ठीक है। सो फर्स्टली मर्करी सल्फाइड जिसे बोलते हैं सिनाबार एंड ओर ऑफ मर्करी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एयर। पहली बात तो ये सल्फाइड एग्जिस्ट करता है, आपने इसको एयर में हीट किया। सल्फाइड को कैसे करते हैं कन्वर्ट? रोस्टिंग करते हैं, वही हो रहा है, इस प्रोसेस को यहाँ रोस्टिंग ही कहते हैं, बस लिखा नहीं गया है। तो मर्करी सल्फाइड था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, आपके पास आ गया मर्करिक मतलब मर्करी ऑक्साइड, जिस और इसके साथ आपकी SO2 रिलीज हो गई। एंड फाइनली जो मर्करी ऑक्साइड है इसको नॉर्मली आप बस गर्म कर दो, ये अपना ऑक्सीजन छोड़ देगा, मर्करी निकल जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। सिमिलरली सिल्वर के साथ, सिल्वर ऑक्साइड है उसको आपने हीट कर दिया 300 डिग्री तक, तो मर्करी सॉरी सिल्वर अलग ऑक्सीजन अलग। अब इस चीज को एक बार पढ़ लेते हैं तरीके से। Metals low in activity series are very less reactive. The oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone. For example, firstly mercury sulfide. Mercury sulfide as an ore of mercury gets converted into its oxide by heating in air. ठीक है? So HgS plus oxygen gives HgO plus SO2. And finally, this mercury oxide on further heating is reduced to mercury. मर्करी का ऑक्साइड था, आपने उसको हीट करा 300 डिग्री सेल्सियस तक, मर्करी और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। सिमिलरली सिल्वर ऑक्साइड को आपने गर्म करा, सिल्वर और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। नोट, कॉपर विच इज फाउंड इन नेचर एज Cu2S कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। मतलब Cu2S को आपने ऑक्सीजन के साथ गर्म किया तो यू एंड अप गेटिंग Cu2O, ऑक्साइड बन गया, और SO2, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने रोस्टिंग करी है। उसके बाद Cu2O के अंदर, मतलब क्योंकि अब इस केस में होता क्या है
कि जब आपका Cu2S मतलब कॉपर सल्फाइड को जब आप गर्म करना स्टार्ट करते हो तो पूरा का पूरा एक साथ ऑक्साइड नहीं कन्वर्ट होता, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ऑक्साइड्स बनता है, ठीक है। तो मान लो कि 10 मॉलिक्यूल से 10 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल ऑक्साइड बन गए, बाकी तो Cu2S ही है ना, सल्फाइड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे सल्फाइड कंटिन्यू रहा है। तो Cu2O कॉपर ऑक्साइड और सल्फाइड को आप हीट करते रहोगे तो यू गेट कॉपर एंड SO2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रोसेस में उन्होंने बोला है ज्यादा तरीके, ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, गर्म ही करते रहो। ये और ऐसा है कि आपने इसको कंटेनर में डाला, इसे गर्म करते रहो, पहले सल्फाइड बन जाएगा, उसके बाद फिर ऑक्साइड बन जाएगा और फिर ऑक्सीजन भी छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद दिस मेथड इज नोन एज ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, अपने आप ही रिडक्शन कर लेता है, किसी की जरूरत नहीं है। सिल्वर कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्यूशंस कंटेनिंग इट्स आयंस बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक। अब मान लीजिए जिंक है, अब आपका जो सिल्वर का आयन है, सिल्वर के आयन को आप जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे तो यू एंड अप गेटिंग Zn2+ एंड Ag सेटल डाउन हो जाता है। तो जिंक उसको ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना, उसकी वजह से जिंक ऐसा करता है। ओके, अब आ जाइए लास्ट पार्ट, 7.8 इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे। यस दैट्स राइट। अब जो 7.8 है, अब तक हमने क्या किया, एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं। बार बार रिकैप लेना जरूरी है मेटलर्जी के लिए, वरना पढ़ते चले जाओगे और भूल जाओगे कि क्या चल रहा था। रिकैप लेते हैं। सबसे पहले था हमारे पास, हम बिल्कुल पहले मैंने चार्ट करा था ना हमने, उस पे आ जाओ। जो बुक से पढ़ रहे हैं, बुक पहले ले आओ इस वाले पेज पे। एक बार इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं ताकि तरीके से समझा पाऊँ मैं आपको। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, वी हैड ओर क्या था, एक आपको पत्थर दे दिया, उसमें बहुत सारी मिट्टी धूल मिट्टी सब कुछ है। आपने क्या किया, उसको कचूमर बना के उसको पाउडर बना दिया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, उसको मिक्सी में घुमा दो, ठीक है। घुमा कर देना, 10th क्लास के हो तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे जोक समझ में आते होंगे, ठीक है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके पाउडर बना दिया। उसके बाद आप करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि आप इसमें ओर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे, धूल मिट्टी आलतू फालतू सामान निकाल दोगे। उसे निकालने की क्या प्रोसेसेस है, ग्रेविटी सेपरेशन कर लो, फ्रॉथ फ्लोटेशन कर लो, मैग्नेटिक सेपरेशन कर लो, केमिकल मेथड और लीचिंग, या ये मेथड यूज कर लो। वंस यू डन विद दैट, अब जो आपके पास मिला है वो है आपका या तो सल्फाइड होगा या फिर आपका कार्बोनेट होगा। अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग कर दो, कार्बोनेट है तो कैल्सिलेशन कर दो। ये होता क्या है, टेक्निकली आपको सल्फाइड और कार्बोनेट से ऑक्साइड तक पहुंचना होता है। आपने ये दोनों प्रोसेसेस करी, आपके पास ऑक्साइड आ गया। अब इस ऑक्साइड में आपने करा रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना है। आपने रिडक्शन करा, दो तरीके के थे, केमिकल रिडक्शन था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वाला। जब आपने रिड्यूस कर लिया तो आपको यहाँ पे मेटल आ गया, ठीक है। अब हम जहां पार्ट पे पहुंचे हैं, हम इस पार्ट पे पहुंचे हैं कि अब जो आपके पास मेटल आया है ये भी बहुत 100% प्योर नहीं होता, इसे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। वो चीज होती है रिफाइनिंग, और जब रिफाइनिंग हो जाती है तो आपके पास आ जाता है प्योर मेटल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आप प्योरिटी इस मेटल से चाहते हो दैट शुड बी 99.9% प्योरिटी, तो वहां तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं रिफाइनिंग पे। अब हम रिफाइनिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल लास्ट पार्ट है एक्सट्रैक्शन का। ओके, refining of the metal, it is the separation of the above extracted metal from the residual impurity such as the presence of other metals and non-metals like silicon, phosphorus या unreduced oxides and sulfides of the metal। आपने पूरी पूरी प्रोसेस तो कर देते हो, पर आपको ये तो अश्योरेंस नहीं है कि 100% वो सारे कन्वर्जन हो रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई साथ में मेटल ही रह गया, उसके आप कर रहे थे कॉपर का, साथ में कोई और मेटल भी चिपक के आ गया जो आपको पता नहीं चला, ठीक है। सो कोई प्रेजेंस ऑफ अदर मेटल्स या फिर नॉन मेटल, जैसे कि कौन, सिल्वर या फॉस्फोरस। इफ आई आस्क यू नेम 2 impurities या 3 impurities दैट कैन एग्जिस्ट इवन आफ्टर डूइंग रिडक्शन प्रोसेस, सो आपको ये दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो सिलिकॉन या फॉस्फोरस का प्रेजेंस हो सकती है या फिर अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड या सल्फाइड हो सकते हैं।
अब रिफाइनिंग क्या है? रिफाइनिंग इज द प्रोसेस बाय विच क्रूड मेटल इज प्यूरिफाइड। क्रूड मेटल मतलब जो आपने अभी तक प्रोसेसेस करी है वो वाला जो मेटल है उसकी प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। अब कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं? द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन यूज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। मेटल है कौन सा, उसकी नेचर कैसी है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। देन नेचर ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेटल कैसा है, ये भी पता होना चाहिए कि जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो कैसी है। देन थर्ड इज पर्पस फॉर विच द मेटल इज टू बी यूज्ड। अब आपको ये पर्पस क्यों जरूरी है? पर्पस जानना मतलब कि जो आप मेटल इसमें से निकाल रहे हो उसका पर्पस क्या है, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि कितनी ज्यादा थरो आपको ये प्रिपरेशन चाहिए। मान लीजिए आप कोई आयरन का कुछ आपको सामान बनाना है, कोई डेकोरेटिव पीसेस बनाने हैं, तो उसमें आपको 100% प्योरिटी नहीं भी होगी तो चल जाएगा, करेक्ट। बट अगर मान लो गोल्ड है, आपको उसके बाद गोल्ड की ज्वेलरी बनानी है, उसमें नहीं चलेगा। यू नीड प्रॉपर प्योरिटी उसके लिए, ताकि जो आपके ज्वेलर्स हैं वो उसमें से ज्वेलरी बना सकें, राइट। अब तीसरी चीज, मान लीजिए कॉपर है। कॉपर आपको हमेशा 99.9% प्योरिटी वाला ही चाहिए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम यूज करते हैं वायरिंग में। घर की वायरिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। और कॉपर के साथ क्या दिक्कत है कि अगर कॉपर के अंदर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी होती है तो जो उसका कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो कॉपर तो आपको 99% प्योर चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसे आप यूज कहाँ करने वाले हो। वेदर यू नीड मतलब 99.9% प्योरिटी चाहिए या थोड़ा बहुत कम से कम चल जाएगा, तो इसीलिए ये जानना भी जरूरी होता है। अब देखते हैं मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स, मेथड्स इसके आगे। बट एक बार फिर से रिकैप ले लो कि आपको प्यूरिफिकेशन करने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। आपको जो मेटल है उसकी नेचर जानना जरूरी है, जो उसके साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसकी नेचर जानना जरूरी है। तीसरा आपको ये जानना जरूरी है कि जो मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको कैसे और कहाँ यूज करने वाले हो, प्योरिटी कितनी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। पहला स्टेप है डिस्टिलेशन। मेटल्स लाइक मर्करी एंड जिंक विच आर वोलेटाइल। metals like mercury and zinc which are volatile मतलब low boiling point distill over in pure form and the non volatile impurity remains behind. Zinc spelter on distillation gives pure zinc. आई बात समझ? मान लीजिए मेटल्स लाइक मर्करी एंड जिंक ये वोलेटाइल है, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट, आप इसे गर्म करते रहोगे ये वेपराइज हो जाएंगे और उसके बाद आप उन वेपर्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो जो इम्प्योरिटी है वो नॉन वोलेटाइल है तो वो नीचे ही रह जाएगी, और जो प्योर मेटल है वो वेपराइज होके आप दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट पार्ट इज लिक्वेशन। So liquation is metals like lead and tin have low melting points, so they are heated on the sloping hearth of a furnace. The molten or fused metal flows away leaving behind the impurities. अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ से आपने प्योर मेटल यहाँ डाला, ठीक है, और आप इसे गर्म करते रहे। तो अब इस गर्म करने से क्या होता है कि जो आपका इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज तो वहीं रुक जाएंगी, जो मेटल है वो पिघल के वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों की मेल्टिंग स्टेट में मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट्स है उसमें फर्क है, इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएंगी और जो आपका प्योर मेटल है वो पिघल के आगे चला जाएगा। नाउ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज जब आप इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन यूज करते हो, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का जो लास्ट पोर्शन था चैप्टर का जिसमें हमने यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किए थे उसमें हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी करी थी। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो वहां जाके भी पढ़ सकते हो, दोनों सिमिलर है। एक आधी एक्सप्लेनेशन में या लाइंस में एक आधा कुछ फर्क होगा पर इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर में है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके रिफाइनिंग करना। इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज्ड which utilizes electrical energy to drive a chemical reaction. This electrolytic cell has three components, an electrolyte and two conducting electrodes. अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस नहीं समझ में आया था तो ये वाला एग्जाम्पल समझना, मतलब ये एक्सप्लेनेशन समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो माय सजेशन वुड बी कि पहले अपने इलेक्ट्रोलिसिस की बेसिक्स क्लियर करो ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि जब आपने रिडक्शन वाली प्रोसेस देखी तो रिडक्शन वाली प्रोसेसेस में भी फर्स्ट पॉइंट जो था, जो तेज वाले मेटल से उसको रिड्यूस करने का मेथड भी इलेक्ट्रोलिसिस था।
इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी इलेक्ट्रोलिसिस है। तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझना बहुत जरूरी है। कैथोड कौन है, एनोड कौन है, टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करते हैं, कौन कैथोड पे जाता है, कौन एनोड पे जाता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज क्या होता है, ये चीजें आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर ही समझा सकता है। इन दिस मेथड, अब आप इसमें क्या क्या यूज कर रहे हो, आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज कर रहे हो या बैटरी यूज कर रहे हो ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सको, एंड यू आर यूजिंग मतलब एक केमिकल रिएक्शन कैरी आउट हो सके। उसके अलावा आपको एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोल्यूशन में क्या होगा, और दो इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब एक कैथोड एक एनोड, कंटेन्ड इन अ नॉन कंडक्टिंग वेसल। अब क्या है, ये है आपका वेसल, इसके अंदर आपका जो पूरा सोल्यूशन जो पानी पानी जैसा दिख रहा है, ये है आपका सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल। जिस मेटल को, अब ये बातें ना देखो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में समझाई थी, बट थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आपका इम्प्योर मेटल है वो है आपका एनोड, एनोड पे, ठीक है, इसकी बार आप एनोड पे लगाते हो। जब मान लीजिए जो आपका एनोड है, मतलब जो मेटल है वो कॉपर का है मान लो, ठीक है, तो कॉपर का ये इम्प्योर है। अब जो प्योर कॉपर है ना, वो तैरता तैरता, मतलब कॉपर के आयंस बनेगा, फिर यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, वो यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, एनोड तो निकलता रहेगा, डिस्चार्ज करता रहेगा एक एक कॉपर को अपने सोल्यूशन में, कॉपर धीरे धीरे निकालता रहेगा, तो एनोड ओवरऑल पतला होता रहेगा जैसे जैसे कॉपर निकलता रहेगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे गिरती रहेंगी, इकट्ठी होती रहेंगी, ठीक है, और इसको कहते हैं एनोड मड। क्योंकि कॉपर उधर की तरफ कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होता रहेगा, तो धीरे धीरे कॉपर थिक होता रहेगा, मोटा होता जाएगा, और इधर से एनोड पतला होता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप कॉपर को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सको। अब एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद फिर से देखेंगे। Contained in a non-conducting vessel. For detailed explanation about the electrolytic cell, refer to chapter 6, page 104. तो प्लीज वहां जाके एक बार देखना, नहीं समझ में आएगा तो मेरी वीडियो में देखना। The impure metal is made anode, while a thin sheet of pure metal is made cathode. ठीक है, कैथोड हमेशा हम वो चीज बनाते हैं जहां आपको मेटल की डेपोजिशन चाहिए। तो कैथोड आपका अगर प्योर है तो उसमें आके जो आपका कॉपर एनोड पे से निकलता रहेगा वो कैथोड पे जाके चिपक जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज अ सॉल्ट सोल्यूशन। अब सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल का मतलब क्या है, अगर आप कॉपर का कर रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस, तो जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा वो कॉपर का होना चाहिए, मतलब मान लो कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अगर सिल्वर का यूज कर रहे हो एजी का, तो सिल्वर का प्योर, सिल्वर का सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो आप सिल्वर का यूज नहीं करोगे, बट फिर भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको सिल्वर का यूज करना है तो सिल्वर का भी यूज कर सकते हो। तो सॉल्ट सोल्यूशन सिल्वर अर्जेंटोसाइनाइड का होगा, सिल्वर का सॉल्ट सोल्यूशन होगा। वैसे ही आपको जो भी मेटल का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल व्हिच इज टू बी रिफाइंड। लिटिल H2SO4 इज एडेड। अब लिटिल H2SO4 क्यों यूज करते हैं, ताकि आपका इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, ठीक है, वो उसे प्रोसेस को फास्ट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन भी फास्ट करता है। So little H2SO4 is added to increase the conductance. The electrodes are suspended in the solution of electrolyte. On passing electric current, the metal ions get reduced into metal at the cathode. Equivalent mass of anode dissolves from the anode and goes into the solution as metal ions. अब जिसे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं आती उसको ये पूरी कहानी एकदम एलियन भाषा लगी होगी, तो मैं आपको एक तरीके से थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। ये है आपका एनोड, ये है आपका कैथोड, समझ जाओ बस, अब मैं और साफ सुथरा नहीं बना सकती। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। जैसे ही अब मान लो हम कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, जब आपका सोल्यूशन है वो भी कॉपर सल्फेट का है, तो इसके अंदर, और ये आपका जो एनोड है ये भी ये प्योर, ये इम्प्योर कॉपर है। अब क्या होता है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू करा, तो जो सोल्यूशन है उसमें से जो Cu2+ ब्रेक होगा एकदम से, वो कैथोड पे जम जाएगा, चिपक जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा कैथोड के पास जाके। एट द सेम टाइम जैसे ही एक आयन उधर गया, एनोड अपनी तरफ से एक आयन सोल्यूशन में ऐड कर देगा। फिर से ऐसा ही होगा, एक आयन गया सोल्यूशन में से तो एनोड ने अपना एक ऐड कर दिया। तो ये प्रोसेस चलती रहती है।
इसका मतलब क्या है कि कैथोड पे जब कॉपर पहुंचता है तो रिड्यूस हो जाता है और कॉपर उस पे चिपक जाता है, और एट द सेम टाइम एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कॉपर का आयन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एनोड में तो कॉपर मेटल है, उस वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये प्रोसेस होती रहती है, एनोड पतला होता रहता है, नीचे आपकी इंप्योरिटीज इकट्ठी होती रहती है, उसको कहते हैं एनोड मड। अब इसे दोबारा पढ़ो। इलेक्ट्रोलाइट यूज ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर का सोल्यूशन आप यूज कर रहे हो विच इज टू बी रिफाइंड। आपने H2SO4 ऐड किया, क्यों? ताकि आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की स्पीड ज्यादा रहे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस ज्यादा रहे। द इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करना स्टार्ट किया, द मेटल आयंस गेट रिड्यूस्ड इनटू मेटल एट द कैथोड। जो आयंस आपके सोल्यूशन में थे वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाते हैं, कॉपर बन जाते हैं और उस पर चिपक जाते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एनोड डिसॉल्व्स फ्रॉम द एनोड। मान लो कि कॉपर कैथोड के पास जाके 5 आयन डिसोसिएट हुए, एट द सेम टाइम एनोड अपनी तरफ से 5 सोल्यूशन में ऐड कर देगा। एंड तो वही कह रहे हैं वो, इक्विवेलेंट मास जितना वहां डिपॉजिट होगा उतना ही एनोड अपनी तरफ से सोल्यूशन में ऐड कर देगा। अब देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एम है आपका मेटल, माइनस एन इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें मान लो आप एग्जांपल ले लो कॉपर का, कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू Cu2+। ठीक है, और जब आप वो कैथोड के पास पहुंचेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू Cu कॉपर। ठीक है, सॉरी ये 2+ होगा, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन्स वहां जाके Cu बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो वही चीज इन्होंने आपके इस एग्जाम्पल में जनरलाइज करी है। मतलब मेटल -n इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेंगे उतना ही Mn+ बन जाएगा, उतना आयन बन जाएगा। फिर वही आयन जाएगा कैथोड के पास N+, उतने ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो कैथोड से और वापस से मेटल बन जाएगा। M इज अ मेटल हियर। ठीक है, अब प्योर मेटल डिपॉजिटिंग एट द कैथोड एंड इम्प्योरिटी सेटल डाउन फॉर्मिंग एनोड मड। एनोड मड का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 1 नंबर में, मल्टीपल चॉइस में। व्हाट इज एनोड मड, पता होना चाहिए आपको। Metals like copper, silver, gold, nickel, aluminium and zinc are refined by this process. A single electrolytic cell can be scaled up to include multiple electrodes at an industrial level. जो इंडस्ट्रियल लेवल वाला एग्जांपल है ना, क्योंकि ये तो आप एक के साथ कर रहे हो, पर जब आपको एक इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारे इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है तो आप इंडिविजुअली तो सेटअप नहीं करोगे, यू विल सेटअप अ बिगर स्केल जिसमें आपके पास बहुत सारे एनोड्स बहुत सारे कैथोड्स होंगे। जो इंडस्ट्रियल लेवल वाला एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें आप एक इंडस्ट्रियल लेवल पे मल्टीपल एनोड्स और मल्टीपल कैथोड्स के साथ यही प्रोसेस कैरी आउट करते हो। तो अगर वो देखना है समझना है तो यू कैन गो बैक ऑन दैट पार्ट। Alright students, so this is it for today's session. आज के session में we discussed about a very important portion of the chapter, that was extraction में reduction of oxides and refining. So I hope it was an interesting session for you और आपके जो भी doubts and concerns हैं I was able to address them. If not, you can always reach out to me at psclassesicsc@gmail.com. You may not receive a response immediately, but you will definitely get a response as soon as I'm able to get to your email, because you have to understand I get emails from all my students. I do respond to them as I get chances. I keep responding to them, but yes, I do get some a little bit impatient students who would keep emailing me and I don't get a chance to actually revert back to them. So please make sure that you stay a little patient. If you have emailed me and reached out, I am going to respond back to you. So stay relaxed about that. Make sure that you subscribe to the channel and share the channel with your friends and help us move forward and show us more love as you have been so far. So thank you so much and we'll catch up in the next session.